कोई भी आत्मकथा या आत्मकथा की शैली में लिखी किताब या तो आत्म प्रवंचना से भरी होती है या आत्ममुग्धता से। लेकिन कुछ किताबें ऐसी भी होती हैं जो शख्स की शख्सियत और उस वक्त का जीवन दस्तावेज होती हैं। ऐसी ही एक किताब मेरे हाथ में है जो साल 2012 से 2017 के बीच के राजनीतिक इतिहास का दस्तावेज है। किताब का नाम है द प्रेसिडेंशियल ईयर 2012 टू 2017, जिसे लिखा है कांग्रेस के कद्दावर नेता और देश के पूर्व राष्ट्रपति रहे प्रणब मुखर्जी ने। यह किताब उनकी आखिरी किताब है जो उनके राष्ट्रपति बनने से लेकर उनके राष्ट्रपति के पद पर अंतिम दिन तक बने रहने की 5 साल की कहानी है। बतौर राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने 2 प्रधानमंत्रियों डॉक्टर मनमोहन सिंह और नरेंद्र मोदी के साथ काम किया है, लिहाजा इसमें सबकी दिलचस्पी भी ज्यादा है। इसलिए देर न करते हुए मैं आपको रूबरू करवाता हूं इस किताब से, जिसे रात भर जगकर मैंने पढ़ा है ताकि आपको भी इसके बारे में बता सकूं। किताब को छापा है रूपा पब्लिकेशन ने। करीब 200 पन्नों की यह किताब अंग्रेजी में है। इस किताब की कुछ दिलचस्प बातें बताऊं उससे पहले मैं आपको साफ कर देता हूं कि इस किताब को पढ़ने के बाद बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही अपने देश के राष्ट्रपति रहे प्रणब मुखर्जी से नाराज हो जाएंगे। इसकी वजह यह है कि बतौर राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने मोदी सरकार पर सवाल उठाए हैं, तो बतौर कांग्रेस नेता अपनी पार्टी और उसकी सुप्रीम लीडर सोनिया गांधी को भी नहीं बख्शा है। 25 जुलाई 2012 को देश के 13वें राष्ट्रपति पद की शपथ लेने वाले प्रणब मुखर्जी के सामने बतौर राष्ट्रपति पहला आम चुनाव था 2014 का। तब यूपीए 2 की सरकार थी और डॉक्टर मनमोहन सिंह उसके मुखिया थे। अपनी किताब द प्रेसिडेंशियल ईयर में प्रणब मुखर्जी लिखते हैं कि कांग्रेस को उम्मीद थी कि इस बार भी बहुमत किसी को नहीं मिलेगा और उसे 110 से 170 सीटें मिल सकती हैं। बीजेपी के बारे में बात करते हुए प्रणब दा ने लिखा है कि पूरी बीजेपी में सिर्फ और सिर्फ पीयूष गोयल ही थे जिन्हें भरोसा था कि पार्टी को 265 से 280 सीटें आ सकती हैं। लेकिन जब नतीजा आया तो बीजेपी को 282 सीटें मिली, जबकि कांग्रेस को महज 44 सीटें। प्रणब दा लिखते हैं कि कांग्रेस के खिलाफ सबसे ज्यादा माहौल इमरजेंसी के बाद बना था, लेकिन उस वक्त भी 1977 के चुनाव में कांग्रेस को 154 सीटें मिली थी। ऐसे नतीजों के लिए प्रणब दा ने सीधे तौर पर कांग्रेस और सोनिया गांधी को जिम्मेदार ठहराया है। वो लिखते हैं कि 2004 में जब मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री बने तो उन्हें सोनिया गांधी के कहने पर प्रधानमंत्री बनाया गया था, जबकि 2014 में जब मोदी प्रधानमंत्री बने तो देश के बहुमत ने उन्हें उस कुर्सी पर पहुंचाया था, क्योंकि चुनाव के पहले ही बीजेपी ने उन्हें प्रधानमंत्री पद का चेहरा घोषित कर दिया था। यूपीए 1 की सरकार के बनने और 2014 में यूपीए 2 की शर्मनाक हार पर प्रणब दा ने लिखा है कि यूपीए 1 बना था तो उसमें सपा थी, वामदल भी थे, लोजपा भी थी, आरजेडी भी थी और कई छोटी छोटी पार्टियां थी। जब लेफ्ट ने समर्थन वापस लिया तो सपा साथ खड़ी रही, लेकिन जब यूपीए 2 बना तो कई पार्टियां जैसे कि आरजेडी उसका हिस्सा नहीं बनी, लेकिन ममता बनर्जी 19 सांसदों के साथ खड़ी रहीं। बाद में सितंबर 2012 में ममता ने समर्थन वापस ले लिया। डीएमके ने मार्च 2013 में समर्थन वापस ले लिया। इसका सीधा सा मतलब यह था कि यूपीए 2 की सरकार जन आकांक्षाओं को पूरा नहीं कर पा रही है। ऐसे मुश्किल वक्त में पार्टी के नेतृत्व को एक अलग तरीके से काम करना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। वो लिखते हैं कि अगर मैं वित्त मंत्री रहता तो ममता बनर्जी को साथ रखता। महाराष्ट्र में विलासराव देशमुख जैसे बड़े नेता की कमी पूरी करने के लिए शिवराज पाटिल या फिर सुशील कुमार शिंदे को वापस लाता। तेलंगाना जैसा राज्य बनाने की मंजूरी नहीं देता। वो लिखते हैं कि अगर मैं कांग्रेस की राजनीति में रहता तो कांग्रेस की जो दुर्गति 2014 में हुई थी वो नहीं हुई होती। इसके अलावा प्रणब दा ने अन्ना आंदोलन से निपटने में सरकार की नाकामी पर भी सवाल उठाए हैं। अन्ना आंदोलन के वक्त प्रणब मुखर्जी कांग्रेस का हिस्सा थे, लिहाजा उनका मानना था कि अन्ना की लोकपाल की मांग जायज है, लेकिन तब मनमोहन सिंह गठबंधन वाली सरकार बचाने में व्यस्त थे। प्रणब मुखर्जी ने अपने कार्यकाल के दूसरे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ अपने रिश्तों और सरकार के काम करने के तरीकों के बारे में भी खुलकर लिखा है। वो लिखते हैं कि 2014 से 2019 के दौरान एनडीए की सरकार और उसके मुखिया संसद को ठीक से चलाने में नाकाम रहे। इसके लिए विपक्ष भी जिम्मेदार था। वो लिखते हैं कि पुराने नेता जैसे कि जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, अटल बिहारी वाजपेयी और मनमोहन सिंह जैसे प्रधानमंत्री संसद में मौजूद रहते थे और विपक्ष की आवाज को जगह देते थे, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी कभी कभार ही संसद में मौजूद होते थे। उन्हें विपक्ष की बात सुननी चाहिए थी, जिसकी उनमें बेहद कमी थी। प्रणब दा ने बतौर राष्ट्रपति नोटबंदी और जीएसटी का भी जिक्र किया है। नोटबंदी के बारे में प्रणब दा ने लिखा है कि भले ही वो राष्ट्रपति थे, देश के पहले नागरिक थे, लेकिन उन्हें नोटबंदी की जानकारी देश के और दूसरे लोगों की तरह टीवी से ही हुई। हालांकि उन्होंने इस फैसले का बचाव भी किया और कहा कि ऐसे कदम उठाने से पहले विपक्ष के नेताओं से बात नहीं की जानी चाहिए थी। वो लिखते हैं कि टीवी पर घोषणा करने के बाद पीएम मोदी उनसे मिले और इस नोटबंदी के 3 मकसदों यानी काले धन पर लगाम, भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई और आतंकवाद की फंडिंग के बारे में बताया। वो मुझसे बतौर वित्त मंत्री सपोर्ट चाहते थे
और तब मैंने उन्हें बताया था कि इस कड़े कदम की वजह से कुछ दिनों के लिए आर्थिक मंदी आ सकती है, इसलिए अतिरिक्त सावधानी रखनी होगी। इस मुलाकात के बाद राष्ट्रपति ने नोटबंदी को सही ठहराया था। हालांकि वो लिखते हैं कि नोटबंदी अपने मकसद में सफल नहीं हुई। जीएसटी लागू होने के बाद में भी प्रणव दा ने लिखा है कि कैसे 30 जून 2017 की रात को संसद का संयुक्त सत्र बुलाया गया और 1 जुलाई 2017 होने के साथ ही जीएसटी लागू हो गई थी। मोदी सरकार के साथ अपने असहज रिश्तों के बारे में भी प्रणब मुखर्जी ने बताया है कि कैसे अरुणाचल प्रदेश में राष्ट्रपति शासन लगाना पड़ा था। उन्होंने लिखा है कि गृह मंत्री उनसे मिलने आए और तब उन्होंने राज्यपाल जेपी राजखोवा के कामकाज पर सवाल उठाए थे और उन्हें पद छोड़ने के लिए कहा था। उत्तराखंड में हरीश रावत सरकार के दौरान भी राष्ट्रपति शासन लगाने का जिक्र प्रणव दा ने किया है, जहां राष्ट्रपति शासन की सिफारिश राज्यपाल ने नहीं, गृह मंत्रालय ने की थी। पीएम मोदी की मौजूदगी में कैबिनेट ने उत्तराखंड में राष्ट्रपति शासन लगाने का फैसला किया था। 26 मार्च 2016 की रात करीब 11:15 बजे वित्त मंत्री अरुण जेटली और पीएम मोदी के प्रिंसिपल सेक्रेटरी नृपेंद्र मिश्रा ने प्रणव दा को कैबिनेट के फैसले के बारे में बताया था। प्रणव दा ने 36 घंटे का इंतजार भी करने को कहा था। वो फाइल को लौटा भी सकते थे, लेकिन कोई बखेड़ा ना खड़ा हो, इसलिए उन्होंने हरीश रावत के बहुमत साबित करने के एक दिन पहले ही राष्ट्रपति शासन लगा दिया। इसके अलावा अध्यादेश को जारी करने की जल्दबाजी पर भी प्रणव दा ने लिखा है कि अध्यादेश ऐसी ही आपात स्थिति में जारी किए जा सकते हैं कि उसके बिना बिल्कुल भी कामकाज नहीं चल सकता। इसके अलावा पीएम मोदी की विदेश नीति पर भी प्रणव दा ने लिखा है कि बतौर गुजरात सीएम मोदी के पास विदेश नीति का अनुभव नहीं था, लेकिन जल्द ही उन्होंने इसमें कामयाबी हासिल कर ली। अपने शपथ में सार्क देशों के नेताओं को बुलाना एक बड़ा फैसला था, जिसमें पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ भी शामिल थे। उन्होंने पीएम मोदी के अचानक पाकिस्तान जाने के फैसले को भी गैर जरूरी बताया था। प्रणव दा ने नेपाल के साथ रिश्तों पर भी बात की है। 26 जनवरी की परेड में शामिल होने वाले चीफ गेस्ट के बारे में बताया है कि फैसला तो कैबिनेट करती है और फिर प्रधानमंत्री इसके बारे में राष्ट्रपति से बात करते हैं, और ये सिलसिला 26 जनवरी 1950 से ही चला आ रहा है। इसके अलावा पीएम मोदी की दुनिया के कई बड़े नेताओं के साथ दोस्ती पर प्रणव दा ने साफ गोई से लिखा है कि रिश्ते दो नेताओं के नहीं, दो देशों के होते हैं। झाऊ एनलाई और नेहरू की दोस्ती और उसके बाद की स्थितियां बताते हुए प्रणव दा ने लिखा है कि कैसे भारत ने अपनी विदेश नीति को आगे बढ़ाया और ये सत्ता बदलने के साथ रातों रात बदलने वाली चीज नहीं होती है। अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा के भारत आने के दौरान जब अमेरिकी सिक्योरिटी एजेंसीज ने प्रणव दा को ओबामा के काफिले में शामिल गाड़ी में बैठने को कहा था, तो प्रणव दा ने इससे इनकार कर दिया था। इसके अलावा उन्होंने अपनी किताब में लिखा है कि कैसे वो भीगते हुए परेड में शामिल हुए थे। अपने विदेश दौरों के बारे में और विदेश से आए मेहमानों की ओर से मिले गिफ्ट के बारे में भी उन्होंने अपनी किताब में जिक्र किया है। इसके अलावा दया याचिकाओं पर फैसला करना भी राष्ट्रपति का एक अहम काम होता है। प्रणव दा ने 30 दया याचिकाएं खारिज की हैं, जिसमें 40 लोगों को अंतिम तौर पर दोषी करार दिया गया है। इनमें से कई याचिकाएं साल 2004, 2005 और 2007 से लंबित थी। वो लिखते हैं कि उनके पूर्ववर्ती राष्ट्रपति प्रतिभा पाटिल और एपीजे अब्दुल कलाम ने कई याचिकाओं को लंबे समय तक लंबित कर रखा था। कुल मिलाकर इस किताब में देश के 5 वर्ष का इतिहास शामिल है, जो बड़ी राजनीतिक घटनाओं का गवाह रहा है। एक राष्ट्रपति की नज़र से उन घटनाओं को कैसे देखा जा सकता है और एक राजनीति में सक्रिय एक शख्स इन राजनीतिक घटनाओं को कैसे देखता है, ये सब इस एक किताब में दर्ज है। तो मेरी सलाह है कि आप भी इस किताब को पढ़िए और इसके बारे में जो भी राय है उसे कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताइए। शुक्रिया, आप देख रहे थे अनकट।